हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज रंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग गायनेकोलॉजी में बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने बेसिकली फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात किया था। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो मेल इनफर्टिलिटी में क्या बोला गया है? इट रिफर्स टू अ मेल्स इनएबिलिटी टू कॉज प्रेगनेंसी इन अ फर्टाइल फीमेल। मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर बोल सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी की ऐसी कंडीशन मेल में जिसमें मेल जो है अनेबल है टू कॉज प्रेगनेंसी इवन द फीमेल इज फर्टाइल। मतलब कि फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट वर्क कर रहे हैं अच्छे से, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन फिर भी जो मेल है इनकेपेबल है टू मेक हर प्रेग्नेंट। सच अ कंडीशन ऑफ मेल इज नोन एज मेल इनफर्टिलिटी। अब बेसिकली नेक्स्ट चीज क्या बोला गया है कि इट इज commonly due to the deficiency in the semen and the semen quality and is used as a surrogate measure of the male fertility। मतलब क्या बोला गया है कि it is a commonly used ड्यू टू डिफिशियंसी इन सीमेन। ये क्यों होता है? बेसिकली सीमेन में डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट चीज बोला गया है कि सीमेन क्वालिटी की वजह से हो सकता है, और इसके अलावा ये मेल के फेगनडिलिटी मतलब कि उसकी जो कैपेबिलिटी है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, उसको बेसिकली क्या करता है? कम करने या फिर कम दिखाता है। तो मतलब बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी में क्या याद रखना है कि इट इज द इनएबिलिटी टू कॉज प्रेगनेंसी इन द फर्टाइल वुमेन। बेसिकली इंसिडेंस की बात करते हैं तो इंसिडेंस में बोला गया है कि इट अफेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ ऑल मेल एंड इन इंडिया मेल सफर 30.3% डिक्लाइन इन स्पर्म काउंट, 22.9% decline in sperm motility and 51% decrease in the morphology over a span of decade। क्या हो रहा है बेसिकली कि जो तीन मेन चीज है, जैसे कि एक स्पर्म का काउंट, दूसरा स्पर्म की मोटिलिटी एंड तीसरा मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म। ये तीनों जरूरी है, अच्छा होना चाहिए फॉर कॉजिंग द फर्टिलिटी या फिर प्रेगनेंसी इन द फीमेल। लेकिन ये बेसिकली क्या हो रहा है? डिक्लाइन कर रहा है। ये इसकी जो रेट है वो धीरे धीरे हर एक डिकेड के बाद कम होते जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में जो मेल इनफर्टिलिटी की कंडीशन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब बेसिकली कॉमन कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके तीन कॉजेज हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है दैट इज द प्री टेस्टिकुलर कॉज, फिर आता है टेस्टिकुलर कॉज एंड देन आता है पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज। तो प्री टेस्टिकुलर कॉज में बेसिकली हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है एंडोक्राइन कॉज। एंडोक्राइन कॉज मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हार्मोनल कॉज हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि गोनाडोट्रोपिन की डिफिशियंसी हो रही, जैसे एफएसएच हो गया, एलएच हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एफएसएच जो हो रहा है, जर्म लेयर्स को, जो जर्म सेल है उनको स्पर्म्स बनाने के लिए इंडिकेट ही नहीं कर पा रहे, और जिसके वजह से और एलएच के कमी की वजह से क्या हो रहा है? स्पर्मियोजेनेसिस नहीं हो रहा, स्पर्मियासिस नहीं हो रहा। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकते। ओबेसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे डिक्रीज इन मेल मोटिलिटी, डिक्रीज इन स्पर्म काउंट देखने को मिलता है। थायराइड डिस्फंक्शन जो कि बेसिकली क्या करता है? अगेन हमारे हार्मोन के जो बैलेंस है उसको बिगाड़ता है। और मेन रीजन आता है हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। जो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कंडीशन है वो क्या करता है? बेसिकली जो हमारे स्पर्म सेल के काउंट है या फिर स्पर्म सेल की मोटिलिटी या फिर स्पर्म सेल के बनने की कैपेसिटी को ही कम कर देता है। तो पहला कॉज हमारा क्या है इंपॉर्टेंट? दैट इज एंडोक्राइन। उसके बाद आता है साइकोसेक्सुअल कॉज। इसमें क्या होता है? बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। मतलब कि जो मेल है वो अपने जो इरेक्टाइल कैपेसिटी है, जो इरेक्शन है, उसको मेंटेन नहीं कर पाता अंटिल द इजेकुलेशन। उसके बाद इम्पोटेंसी बोला गया है। देन बोला गया है ड्रग्स, भी बहुत सारे ड्रग्स है जो कि यहाँ पे क्या करते हैं? इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव। अब जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज होते हैं तो इसके वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता विद इन द जेनेटर रीजन्स, जिसके वजह से जो हमारे टेस्टिस है उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स नहीं मिल पाने के कारण भी वहाँ पे क्या होता है? इनफर्टिलिटी की कंडीशन जनरेट हो सकती है। एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स यूज करते हैं उसमें एक बैड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि वो क्या कॉज करता है? हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कॉज करता है, जिसके वजह से भी वहाँ पे अगेन हमें इनफर्टिलिटी कंडीशन देखने को मिलते हैं। देन आता है जेनेटिक कंडीशन, जिसमें जेनेटिक चेंजेस की वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं पे टेस्टिकुलर कॉज की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है इमोटाइल सेलिया। इमोटाइल सेलिया की वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म है वो पास ही नहीं हो पाते टू द यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसको हम लोग कार्टिगनस सिंड्रोम से कंपेयर करते हैं। उसको बाद आता है
क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है कि जो हमारा टेस्टिस है वो बेसिकली आउट ऑफ द एब्डोमेन डिसेंड ही नहीं कर पाता। तो ऐसे कंडीशन में जो नॉर्मल टेम्परेचर उसको चाहिए रहता है वो टेम्परेचर न मिल के कारण, क्योंकि हमारे जो टेस्टिस है उसको एज कम्पेयर टू हमारे बॉडी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए रहता है, तो वो नहीं मिल पाने के कारण अच्छे से स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अदर रीजन में आ गया इन्फेक्शन, जैसे मम्प और काइटिस हो गया इसके कंडीशन में, या फिर टॉक्सिन, ड्रग, स्मोकिंग, रेडिएशन के कंडीशन में, वेरिकोसील हुआ हो, इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है, या फिर सेटोलिस सेल वनली सिंड्रोम देखने को मिलता है। सेटोलिस सेल वनली सिंड्रोम क्या होता है बेसिकली कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेमिनरी फ्लोएम ट्यूबल होते हैं उसमें टेस्टिस जो होता है उसमें स्पर्म प्रोड्यूसिंग जो जर्म सेल होते हैं वही नहीं रहते। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो सेटोलिस सेल है वही सिर्फ रहने के कारण हमें जो जर्म सेल्स है जो कि स्पर्म बना रहे थे वही नहीं होने के कारण स्पर्म ही नहीं बनता, जिसके वजह से जो सीमेन है वो तो रिलीज होता है लेकिन उस सीमेन में कोई भी स्पर्म नहीं पाया जाता। तो अजूस्पर्मिया की कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है इन द सेटोलिस सेल ओनली सिंड्रोम। वहीं पे प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर हो गया, या फिर ओलिगो और स्टेनोटेरेटोजूस्पर्मिया, मतलब कि एक तो ओलिगो मतलब कि स्पर्म का काउंट कम है, और स्टेनो मतलब उसकी मोटिलिटी कम है, और टेरेटोजूस्पर्मिया मतलब कि उसके मॉर्फोलॉजी में कोई डिफेक्ट है। तो इन सभी कंडीशन की वजह से यहाँ पे इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। वहीं पे पोस्ट टेस्टिकुलर में बेसिकली दो चीज यहाँ पे मेन आया है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एफरेंट डक्ट एंड सेकंड इज द अदर मेन रीजंस। तो ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे पहले आता है कंजेनाइटल में। तो इसमें क्या होता है कभी कभी कि वास डिफरेंस ही अब्सेंट रहता है। अब वास डिफरेंस अब्सेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो वॉश डिफरेंस है वही क्या करता है हमारे स्पर्म को कैरी आउट करता है टू द यूरेथ्रा तक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये कंडीशन जो वॉश डिफरेंस है वो अब्सेंट होने की वजह से स्पर्म यूरेथ्रा में जा ही नहीं पाता। फिर इन्फेक्शन की वजह से एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, गोनोरिया कंडीशन हो गया, या फिर सर्जिकल रीजन जैसे कि हर्नियोग्राफी, वेसेक्टोमी करते समय क्या हुआ वहां पे इंजरी हो गया टू द टेस्टिस, या फिर जो हमारे वॉश डिफरेंस है उसको किसी तरह की इंजरी हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो कट गया। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है कि स्पर्म पास आउट नहीं हो पाते। अदर रीजन्स में बेसिकली बोला गया इजैकुलेटरी फेलियर, मतलब कि जो मेल है वो इजैकुलेट ही नहीं कर पा रहा है। दूसरा आता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जिसमें क्या होता है कि जो इजैकुलेशन के टाइम जो स्पर्म आउट ऑफ द यूरेथ्रा जाना चाहिए था इनटू द वेजाइना, वो क्या होता है रेट्रोग्रेडली मतलब कि ब्लैडर में ही चला जाता है, मतलब कि यूरेथ्रा की तरफ ना जाके ब्लैडर की तरफ जाने लगता है। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। हाइपोस्पैडियाज देखने को मिलता है। अब हाइपोस्पैडियाज क्या होता है बेसिकली कि इसमें जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वो अंडर साइड ऑफ द पेनिस हो जाता है, मतलब कि जो इंस्टेड ऑफ टिप होना चाहिए, जो पेनिस के टिप पे होना चाहिए ओपनिंग यूरेथ्रा की, वो अंडर साइड मतलब कि पेनिस के नीचे साइड पे हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे ब्लैडर, नेक आदि के सर्जरी के कंडीशन में भी वहाँ पे इंजरीज वो सब हो सकते हैं, तो जिसके वजह से हमें इनफर्टिलिटी या फिर मेल इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये तीन मेन रीजन बताए गए हैं, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर और पोस्ट टेस्टिकुलर रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज द कॉज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी। अब मेल इनफर्टिलिटी में हम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो सबसे मेन चीज क्या है कि अगर कोई पेशेंट हमारे ओपीडीज में आ रहा है तो मेन चीज क्या है उसका थरो एग्जामिनेशन करना और हिस्ट्री टेकिंग। तो सबसे पहले हमें उसके क्या करना है, सेक्सुअल हिस्ट्री लेना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेक्सुअल हिस्ट्री लेना है, और इरेक्टाइल फंक्शन किस तरह से इरेक्शन हो रहा है कि नहीं, इरेक्शन विथहोल्ड हो रहा है कि नहीं, इरेक्शन ज़्यादा समय तक मेंटेन रह रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता करना है। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल हिस्ट्री, अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, किस तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कब आए हैं, अच्छे से डेवलप हुए हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें। कोई पास्ट इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, जैसे मम्स और कार्डिस, या फिर कोई एसटीडीज हुआ है उसको, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछना जरूरी है। कोई सर्जरी अगर उसने करवाया जैसे कि हर्निया या फिर टेस्टिकुलर सर्जरी करवाया तो उसके बारे में पूछना जरूरी, क्योंकि इन सर्जरीज के कॉम्प्लिकेशन में भी वहाँ पे इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वेरिकोसील के एग्जामिनेशन करना है, टेस्टिकुलर साइज देखना है, उसकी कंसिस्टेंसी देखना है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वेल डेवलप्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी रहेगी। उसके बाद ये तो हो गया हमारा क्लिनिकल बेसिस पे। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो मोस्टली इन्वेस्टिगेशन में मेन और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, दैट इज द सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं कि सीमेन का वॉल्यूम, उसके पीएच, विस्कोसिटी, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, टोटल स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, वायबिलिटी, ल्यूकोसाइट काउंट, राउंड सेल काउंट, स्पर्म एग्लूटिनेशन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं।
तो स्पर्म एनालिसिस में सबसे पहले आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 ml होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, 1.4 ml, दैट इज 1.5 ml से ज़्यादा ही वॉल्यूम होना चाहिए आफ्टर पर इजैकुलेशन। पीएच की बात करें तो पीएच जो होता है हमारे स्पर्म का वो होता है अबाउट 7.2 टू 7.8। विस्कोसिटी की हम बात करें तो विस्कोसिटी में बोला गया है कि जो विस्कोसिटी होना चाहिए लेस देन 3 होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा विस्कस होने की वजह से भी उसकी मोटिलिटी हैम्पर होती है। स्पर्म के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 20 मिलियन पर ml होना चाहिए, एटलीस्ट वो 16 मिलियन पर ml होना ही चाहिए। टोटल स्पर्म काउंट की बात करें तो टोटल स्पर्म काउंट जो होना चाहिए वो मोर देन 40 मिलियन पर इजैकुलेशन होना चाहिए, दैट इज अबाउट 39 मिलियन पर इजैकुलेशन। एंड मोटिलिटी में बेसिकली बोला गया है कि मोर देन 50% प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी होनी चाहिए, और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 30% होनी चाहिए, मतलब कि कम से कम 30% से ज़्यादा ही मोटिलिटी होनी चाहिए, और टोटल मोटिलिटी कितनी 40%। ठीक है, तो क्या बोला गया कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम से कम 30% और टोटल मोटिलिटी 40 या फिर 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी जो होनी चाहिए 14% नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, और वायबिलिटी की बात कर ले तो वायबिलिटी में बोला गया है कि 75% और मोर लिविंग स्पर्म सेल्स होने चाहिए विद इन द सीमेन। लिकोसाइट्स की बात करें तो लेस देन 1 मिलियन पर ml में लिकोसाइट होने चाहिए, क्योंकि लिकोसाइट क्या इन्फेक्शियस कंडीशन को वहाँ पे दिखा सकता है। फिर राउंड सेल्स लेस देन 5 मिलियन पर ml होने चाहिए, और स्पर्म एग्लूटिनेशन की बात करें तो लेस देन 10% स्पर्मेटोजोआ विद द एधेरेंट पार्टिकल देखने चाहिए। अगर हम लोग कर रहे हैं स्पर्म या सीमेन एनालिसिस तो उसमें क्या-क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो इसमें सबसे पहले आता है दैट इज अस्पर्मिया। ठीक है, अस्पर्मिया क्या है बेसिकली कंडीशन, तो अस्पर्मिया बोला गया है कि इट इज द फेलर ऑफ एमिशन ऑफ सीमेन, मतलब कि सीमेन या फिर नो इजैकुलेशन। ठीक है, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें इजैकुलेशन ही नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओस्पर्मिया। उसके बाद दूसरा कंडीशन आता है ओलिगोस्पर्मिया या फिर ओलिगोजूस्पर्मिया, जिसमें जो स्पर्म काउंट है वो लेस होता है। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 20 मिलियन पर ml, मतलब कि एक बार में अबाउट 2 ml इजैकुलेशन होना चाहिए, मतलब कि एक बार में 40 मिलियन क्या होना चाहिए, स्पर्म का इजैकुलेशन होना चाहिए। लेकिन अगर ये काउंट लेस देन 20 मिलियन पर ml है तो उसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कह सकते हैं। फिर आता है पॉलीजियोस्पर्मिया, जिसमें काउंट जो होता है मोर देन 350 मिलियन पर ml देखने को मिलता है। आता है नेक्स्ट कंडीशन दैट इज अजूस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया नाम से पता लगा है, जिसमें स्पर्मेटोजोआ नहीं है, स्पर्म नहीं है लेकिन सीमेन है, सीमेन है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं है, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, अजूस्पर्मिया। नेक्स्ट कंडीशन आते हैं अस्थेनोजूस्पर्मिया। नाम से ही पता चला अस्थेनो, अस्थेनो मतलब क्या होता है कि इसमें जो स्पर्म की मोटिलिटी रहती है वो रिड्यूस देखने को मिलती है। ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया होता है, जिसमें कि व्हाइट सेल्स मतलब कि जो डब्ल्यूबीसी है वो बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। नेक्रोजियोस्पर्मिया मतलब कि डेड स्पर्मेटोजुआ ज़्यादा होते हैं, मोशनलेस स्पर्मेटोजुआ ज़्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टेरेटोजूस्पर्मिया, जिसमें मोर देन 70% ऑफ जो स्पर्मेटोजुआ रहते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल रहती है। एंड ओलिगो टेरेटोजूस्पर्मिया एक कंडीशन होती है जिसमें तीनों वेरिएबल्स मतलब कि उसका जो अकाउंट है, उसकी जो मोटिलिटी है और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, तीनों क्या है डिस्टर्ब रहती है। और नेक्स्ट कंडीशन आता है ग्लोबोस्पर्मिया, जिसमें राउंड स्पर्म ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब कि जो स्पर्म है उसको टेल ये सारी कंडीशन आई ही नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबोस्पर्मिया। आगे देखते हैं कि ये जो टेस्ट होता है इसको हमें कब रिपीट करना रहता है, रिपीट टेस्ट आफ्टर द 3 मंथ 1 स्पर्मेटोजेनेस साइकिल, क्योंकि एक बार स्पर्म बनने के लिए कितने महीने लगते हैं, 3 महीने लगभग लग जाते हैं। उसको बनने से लेके यूरेथ्रा तक पास होने में कितने महीने, 3 महीने लग जाते हैं। इसलिए हर एक स्पर्मेटोजेनिक साइकिल के बाद क्या करना चाहिए, इस टेस्ट को रिपीट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द सीमेन एनालिसिस, जो कि हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है फॉर द मेल इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट आता है दैट इज द हार्मोन प्रोफाइल। हार्मोन्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर द प्री टेस्टिकुलर इनफर्टिलिटी। तो इसमें बोला गया है कि इंडिकेटेड व्हेन स्पर्म काउंट इज लेस देन 10 मिलियन और साइंस ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मतलब कोई भी साइन एंडोक्राइन डिसऑर्डर का लग रहा है तो ऐसे में हार्मोनल प्रोफाइल पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एस्ट्रेडियोल, इन सभी के जो लेवल है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एस्ट्रेडियोल का लेवल कब देखना है, जब पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया की भी कंडीशन देखने को मिल रही हो तो।
तो ऐसे कंडीशन में इंटरप्रिटेशन किस तरह से रहेगा, मान के चलो हाई एफएसएच है लेकिन लो टेस्टोस्टेरोन है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर हो रहा है, मतलब कि टेस्टिस से ही स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर लो एफएसएच है और लो एलएच है और लो टेस्टोस्टेरोन है, तो इसको हम लोग लिख देंगे किसमें, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, मतलब कि गोनाडोट्रोपिक भी कम रिलीज हो रहा है और गोनाड्स भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये दो कंडीशन हमें देखने को मिलती है विद इन द हार्मोनल प्रोफाइल। वहीं पे इमेजिंग टेस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो स्क्रोटल हम लोग अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं वेरिकोसील का या फिर एपिडाइडमल ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगाने के लिए। सेकेंड चीज, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं जिसको ट्रस बोला जाता है, TRUS, जिससे हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट का कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है या फिर सेमानियल वेसिकल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये सारी चीजें पता करने के लिए कर सकते हैं। या फिर MRI पिट्यूटरी कर सकते हैं इफ हाई प्रोलैक्टिन और द सेंट्रल कॉजेज सस्पेक्टेड, मतलब कि हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन देख रही है, तो ऐसे कंडीशन में MRI पिट्यूटरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक टेस्ट। जेनेटिक टेस्ट में अगर सेवियर ओलिगोस्पर्मिया है, ठीक है, सेवियर ओलिगोस्पर्मिया है या फिर अजूस्पर्मिया है, मतलब कि स्पर्म फॉर्म ही नहीं हो रहे हैं या फिर स्पर्म का काउंट कम है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई जीन में डिफेक्ट है कि नहीं, जैसे कि कैरियोटाइप नील फिल्टर सिंड्रोम हो सकता है या फिर वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीटेशन हो सकता है या फिर CFTR म्यूटेशन हो सकता है। तो इन सभी कंडीशन के लिए हमें जेनेटिक टेस्ट करना अनिवार्य हो जाता है, मतलब कि अदर कॉज नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें जेनेटिक टेस्ट करने पढ़ सकते हैं। वहीं पे स्पेशलाइज्ड टेस्ट में बेसिकली हम लोग एंटी स्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट ही कर सकते हैं कि कहीं पे बॉडी में या फिर टेस्टिस के अंदर ही एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज तो नहीं फॉर्म हो रही हैं। स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं इंडेक्स एंड द टेस्टिकुलर बायोप्सी कर सकते हैं ताकि पता कर सके कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और जो स्पर्मिया है। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा टेस्टिस है उसके कुछ रीजन को लिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। अगर स्पर्म अच्छे से फॉर्म हो रहे हैं मतलब कि कहीं ना कहीं ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, मतलब कि जो वॉश डिफरेंशिया है उसमें प्रॉब्लम है। अगर टेस्टिस में ही क्या है स्पर्म फॉर्म नहीं हो रहे, मतलब कि ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और जो स्पर्मिया है जिसमें क्या है कि प्राइमरी यहाँ पे अजोस्पर्मिया कंडीशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चीज आता है मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली हमारा किस पे डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स कॉज पे, सेवियरिटी पे और फीमेल पार्टनर की भी एज पे डिपेंड करता है, क्योंकि कॉज और सेवियरिटी किस लिए कि किन कारण से हो रहा है और कितने समय से है। लेकिन अगर मान के चलो मेल में कोई फैक्टर्स नहीं दिख रहे तो कहीं ना कहीं फीमेल को भी कंसिडर करना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है प्री टेस्टिकुलर या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर। देखते हैं हम लोग ने अलग अलग जो कॉज देखे उसमें सबसे पहले देखते हैं तो प्री टेस्टिकुलर या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर देखते हैं। तो इसमें पहला कंडीशन आता है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, जो कि हम लोग ने ऊपर अभी देखा था, जिसमें क्या होता है FS LH और टेस्टोस्टेरोन सब कम रहता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली HCG और FSH थेरेपी देते हैं या फिर पल्सेटाइल NRH थेरेपी देते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ही कम हो रहा है जिसकी वजह से गोनाड्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहे। तो हम लोग GnRH थेरेपी दे सकते हैं जिससे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्या कर सके, वहाँ पे गोनाड्स को हमारा स्पर्म आदि को बनाने के लिए हेल्प कर सकें। और अगर हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की कंडीशन है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बेगोलिन या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। वहीं पे थायराइड प्रोफाइल देखते हैं, थायराइड की अगर कंडीशन है तो ऐसे में TSH को करेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो मेजर्स है वो कैरी आउट किए जा सकते हैं। ये होगा प्री टेस्टिकुलर कॉज के बारे में। वहीं पर टेस्टिकुलर कॉज की बात करें तो अगर पेशेंट को वेरिकोसील है तो उसको क्या करना चाहिए, सर्जरी करवाना चाहिए। कैसे कंडीशन में, अगर वहाँ पे एबनॉर्मल सीमन एनालिसिस हो रहा है या फिर क्लिनिकल वेरिकोसील क्या हो रहा है वहाँ पे देखने को मिला, डिटेक्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी कराना चाहिए। इसमें वेरिकोलेक्टेमी में इंप्रूव द मोटिलिटी एंड काउंट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मोटिलिटी और काउंट दोनों देखने को अच्छा मिल सकता है। अगर क्रिप्टोर्किडिज्म कंडीशन है तो हमें क्या करना चाहिए, चाइल्डहुड में ही क्या करना चाहिए, ऑर्चियोपेक्सी करवा लेना चाहिए, मतलब कि उसको डिसेंड करवा लेना चाहिए विद इन द चाइल्ड एज में, ठीक है। और जेनेटिक कंडीशन है, मतलब कि जीन में कंडीशन है, जैसे कि आया हम लोग ने अभी देखा कि जेनेटिक कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं कि कैरियोटाइप नेल फिल्टर सिंड्रोम है, माइक्रो डिलीटेशन हो गया वाई क्रोमोसोम का। तो ऐसे कंडीशन में क्या चांसेस रह जाते हैं हमारे पास, सिर्फ IVF और ICSI। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं विद इन द टेस्टिकुलर कॉजेस। वहीं पे कुछ और कंडीशन आ सकते हैं जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया, जिसमें क्या होगा कि जो हमारा वॉइस डिफरेंशिया है उसमें ही प्रॉब्लम हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
जैसे कि वैसोवेसेक्टोमी आफ्टर द वैसेक्टोमी, ठीक है। और मतलब वैसोवेसोटॉमी क्या होगा कि मान के चलो किसी पेशेंट ने स्टरलाइजेशन करवाया हो, वैसेक्टॉमी करवाया हो, उसको फिर से रिकैनालाइजेशन करवाना है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वहाँ पे वैसोवेसोटॉमी कर सकते हैं। वैसो एपिडाइडमोस्टॉमी कर सकते हैं, अगर बीच में कहीं पैथोलॉजी है तो डायरेक्ट इसको कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। एजेकुलेटरी डक्ट में प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में, या फिर स्पर्म रिट्राइवल फॉर द आईसीएसआई, मतलब कि स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम है तो डायरेक्ट आईसीएसआई मतलब कि इंट्रा एटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पेशा आदि है, टेशा है या फिर टीजे आदि है, जिसमें हम लोग परक्यूटेनियस एपिडाइडमल स्पर्म एस्पिरेशन करके डायरेक्ट हम लोग उसको किसमें, जो ओवा है उसमें डाल सकते हैं ताकि फर्दर फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम जो कर सकते हैं इन केस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव और जिस्पर्मिया। नेक्स्ट आता है अगर इजैकुलेटरी या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो हम क्या किसका यूज कर सकते हैं, PD5 इनहिबिटर का यूज कर सकते हैं, जो कि फॉस्फो डाइस्टेरेस टाइप 5 इनहिबिटर होते हैं, जो कि एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जैसे कि सिडानाफिल या फिर टैडाफिल, जो कि बेसिकली क्या करेंगे, इरेक्शन को मेंटेन करने में मदद करते हैं। सिडानाफिल जो कि हमारा वैग्रा होता है, तो इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स लाइक सिडानाफिल का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द इरेक्शन। वहीं पे अगर रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन है तो ऐसे कंडीशन में सिंपैथोमिमेटिक्स का यूज कर सकते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिशिएट करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन में मदद मिल सकती है। या फिर यूरिन वॉश स्पर्म रिट्राइवल कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो स्पर्म यूरिन में चला गया है उसको हम लोग इस यूरिन से निकाल के उसको रिट्रीव करते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं फॉर द अदर ARTs करके, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन आदि कर सकते हैं। हाइपोस्पैडिया से है तो ऐसे कंडीशन में सर्जिकल करेक्शन किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग रहती है यूरेथ्रा की वो डाउन साइड में देखने को मिलते हैं। या फिर बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है दैट इज द इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी है, तो अगर इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी है तो ऐसे कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर सकते हैं, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन का यूज कर सकते हैं, या फिर IVF आदि का यूज किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि अदर कॉजेज में हम लोग ने देखा कि स्मोकिंग आदि की वजह से हो सकता है, तो स्मोकिंग स्टॉप करने का, अल्कोहलिज्म स्टॉप करने का, वेट रिडक्शन, अवॉइड हीट एक्सपोजर, क्योंकि हीट ज़्यादा एक्सपोजर में भी क्या होता है, टेस्टिस अच्छे से स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। मल्टीविटामिन का यूज़ कर सकते हैं, जिंक, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट का, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। वहीं पे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्पर्म काउंट या फिर मोटिलिटी अगर सेवरली कम्प्रोमाइज्ड है तो ऐसे कंडीशन में इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन का कर सकते हैं यूज़, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेवियर ओलिगोस्पर्मिया और जो स्पर्मिया, या फिर स्पर्म रिट्राइव्ड सर्जिकली, ठीक है। तो स्पर्म जो रिट्राइव हुए हैं या फिर अजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है, तो डायरेक्ट जो हमारा स्पर्म है उसको ओवम के साइटोप्लाज्मा में ही इंजेक्ट किया जा सकता है। और अगर मान के चलो एब्सोल्यूट अजोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो डोनर स्पर्म का यूज़ किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम कर सकते हैं विद इन द मैनेजमेंट ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी। तो यहाँ तक हम लोग ने आज देख लिया मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। पिछले वीडियो में फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में देखा था, अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ मेल इनफर्टिलिटी हमारा कंप्लीट होता है। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फ़ायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।